प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के चरण। गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के माओत्से तुंग ने प्रमुख 3 चरण बताए हैं कि इन 3 चरणों में गुरिल्ला कार्रवाई लड़ी जाए तो सफल हो सकती है। और तीनों चरणों में अलग अलग इन्होंने कार्य बताया है कि हर चरण में किन किन कार्यों को करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें। क्योंकि ये कार्य माओ त्से तुंग ने बताया है। माओ त्से तुंग जो कि आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि चीन के हैं, आप सब लोग परिचित हैं। ठीक। और हर चरण में इन्होंने अलग अलग कार्यों का उल्लेख इन्होंने किया है कि किस चरण में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला चरण। पहला चरण एक प्रकार से स्ट्रैटेजिक प्रतिरक्षा का चरण होता है। इस कार्य में आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है, केवल जो कुछ भी करना है अपने आप को मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए क्या क्या करना है? पहला कार्य तैयारी की अवस्था होती है, सब लोग जानते हैं। इसमें क्या क्या करना है? पहला नंबर, जनता का सहयोग प्राप्त करना है। जनता का सहयोग प्राप्त करना है और समर्थन प्राप्त करना है। प्रमुख रूप से एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से। ठीक। और इसमें प्रचार के माध्यम से भी जनता को सरकार के प्रति घृणा, अपने प्रति प्रेम, अर्थात अपनी कार्रवाई ऐसा दिखाना चाहिए कि हमारी कार्रवाई अच्छी है, सरकार की कार्रवाई जनता के प्रति खराब है। तभी वो है जनता, तभी जन सहयोग आपको मिलेगा, तभी जनता जो है आपको लाइक करेगी और सरकार से घृणा करेगी। अर्थात प्रचार के द्वारा हमको क्या करना है? जनता में सरकार के प्रति घृणा एवं असहयोग उत्पन्न करना है। अपने लिए सहयोग चाहिए, सरकार के प्रति असहयोग चाहिए कि सरकार का असहयोग करे या सरकार से घृणा रखे और हमसे जो है प्रेम करे, हमें पूरा सहयोग दे। अर्थात गुरिल्लों को सहयोग दे, सरकार को असहयोग दे। क्योंकि गुरिल्ला कार्रवाई एक अंदर की कार्रवाई होती है जो कि सरकार के विरुद्ध होती है। चाहे वो विदेशी सरकार ने कब्जा कर लिया हो, चाहे अपने यहाँ की गवर्नमेंट हो जो कि अपना ध्यान कम दे रही हो। पिछड़े क्षेत्रों में ये कार्रवाई संभव है, जंगली क्षेत्रों की कार्रवाई है, पिछड़े क्षेत्रों की कार्रवाई संभव है। और उन क्षेत्रों में ये कार्रवाई हो सकती है, उनका क्षेत्रों में इस कार्रवाई की संभावना ज़्यादा होती है जहां पर जनता सरकार का ध्यान नहीं देती या जिन क्षेत्रों में विदेशी शासन स्थापित हो चुका हो। ठीक। चलिए, और कार्रवाई एवं सुरक्षा का आधार स्थापित करना, अर्थात किन किन स्थानों से कार्रवाई करनी है, जनता के बीच में कहाँ रहना है। जैसे कहा जाता है जनता के बीच में मछलियों जैसे तो ये रहते हैं, पानी के बीच में जैसे मछलियां वैसे जनता के बीच में गुरिल्ले, ना कोई अलग से पहचान ना कुछ भी नहीं। जब कार्रवाई करना हुआ अचानक कार्रवाई, बाकी आम जनता, बिल्कुल साधारण जनता की तरह ही ये लोग होते हैं। अब बाकी जब कार्रवाई करने के बाद जब भागना पड़ता है तो जनता के बीच में नहीं, ये सीधे पहाड़ों पर छुपते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे तो सरकार मार काट शुरू कर देगी आम जनता के बीच में भी, इसलिए वे छुपने का कार्रवाई पहाड़ों में करते हैं। बाकी वहां फिर जरूरत पड़ी भोजन के लिए, अन्य चीजों के लिए, तो जनता के बीच में आ जाते हैं। चलिए, इसमें कार्रवाई एवं सुरक्षा का आधार स्थापित करते हैं पहले चरण में। और जनता के बीच से ही अपने लड़ाकों की भर्ती भी करते हैं। अर्थात जनता से जो नए नए नौजवान होते हैं, अपने जो है बातों से, प्रचार के माध्यम से जिस तरह जनता को अपने पक्ष में करते हैं और जनता के ही बीच से अपने जो नौजवान होते हैं जनता के बीच में, उन्हीं की भर्ती जो है अपनी फौज में करते हैं। अर्थात लड़ाकों के रूप में उन्हीं को भर्ती भी करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं गुरिल्ला युद्ध की। इसके लिए और हथियारों की प्राप्ति के लिए शत्रु से छिटपुट आक्रमण करना। ठीक। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो हर संभव कार्रवाई द्वारा इस चरण में अपने शक्ति को बढ़ाना होता है, अपने लिए कार्रवाई का स्थान निर्धारित करना होता है, छुपने का स्थान निर्धारित करना होता है और जनता के बीच से लड़ाकों की भर्ती करना होता है और उनको प्रशिक्षित करना होता है। एक प्रकार से ये क्या बोलते हैं इसको, सेटलमेंट, यूँ कह सकते हैं। अपनी ताकत को मजबूत करने का चरण जो होता है वो पहला चरण होता है। ठीक। चलिए, उसके बाद जब थोड़ी स्थिति जब कुछ मजबूत हो जाए तो द्वितीय चरण में प्रवेश करना चाहिए। द्वितीय चरण में क्या करना है? छापामारों को आगे बढ़ने का चरण। अर्थात करना क्या है इसमें? शत्रु को छोटे छोटे आक्रमण करके परेशान करना। ठीक है, शत्रु को आक्रमण करके परेशान करना, शत्रु को थकाकर उनकी शक्ति क्षीण करने का प्रयास करना और शत्रु के हथियारों एवं रसद भंडारों पर अधिकार करके अपने आप को सुदृढ़ बनाना। अर्थात हथियार गोदामों पर आक्रमण करके हथियारों को लूटना, शत्रु के छोटे छोटे सैनिक टुकड़ों पर आक्रमण करके उनके हथियारों को ले लेना। अर्थात एक प्रकार से दोनों होगा, उनके हथियार भी हमको मिलते जाएंगे गुरिल्लों को और सेना उनकी कमजोर होकर कुछ नष्ट होती जाएगी, दोनों फायदा है। उनके अन्न गोदामों पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करना, शस्त्रागारों पर आक्रमण करना,
कुछ सैनिकों पे आक्रमण करके उनके हथियारों को भी छीनना, अर्थात वहीं यहीं पे आक्रमण करना, छिट-पुट उस आक्रमण को करना और ऐसी कार्रवाई करना जिससे जो है शत्रु कमजोर हो। और इस चरण का प्रयोग तब तक करना है जब तक गुरिल्लों को यह विश्वास न हो जाए कि अब शत्रु पर अंतिम आक्रमण किया जा सकता है, अर्थात काफ़ी समय तक यह आक्रमण करना चाहिए। काफ़ी समय लग जाते हैं, कभी कभी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, दसियों साल लग जाते हैं गुरिल्ला कार्रवाई में। जैसे सरकार की शक्ति होती है उसी तरह उनको जो है समाप्त करने में भी समय लगता है, क्योंकि छिटपुट कार्रवाई द्वारा ही उनको कमजोर किया जाता है। उनके मन पे, सैनिकों के मन पे, राज्यों के मन पे, राजाओं के मन पर आतंक बनकर छा जाया जाता है। ठीक, अर्थात इस चरण में केवल बस छिटपुट कार्रवाई करना है, शत्रु के मन में आतंक बन के छा जाना है और शत्रु के हथियार गोदामों को लूटना है। अपने सैनिकों को अधिक से अधिक जो है भर्ती करके उनको हथियारों को देना भी है। शत्रु के धन दौलत राजकोषों सबको लूट लूट के अपनी स्थिति को मजबूत करना है। जितना हो सके अपने सैनिकों की भर्ती करना और उनको हथियार बंद बनाना, उनको प्रशिक्षित करना। जब ये संभव हो जाए कि हम सरकार को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर चुके हैं, अब हम एकदम आक्रमण करके हम सत्ता पे कब्जा कर लेंगे, तो वही समय हमको जो है तृतीय चरण में प्रवेश करने का समय हो जाता है। और गुरिल्लों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सफलता शीघ्र मिलेगी, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। जब ये हो जाए, संभव हो जाए, विश्वास हो जाए कि अब हम अंतिम आक्रमण करके हम इस पे अधिकार कर लेंगे इस राज्य पे, तब अंतिम आक्रमण करना चाहिए। तो और अंतिम आक्रमण करने के लिए तुरंत तृतीय चरण में पहुंच जाना चाहिए। ये होता है स्ट्रैटेजिक आक्रमण का काल। ठीक, चलिए आक्रमण काल में करना क्या है, यह बिल्कुल अंतिम आक्रमण का समय होता है। गुरिल्ला कार्रवाई का निर्णयात्मक चरण होता है, अंतिम आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार करने का चरण होता है और शत्रु को अंतिम रूप से परास्त करने का चरण होता है। और इस चरण में तब प्रवेश करना चाहिए जब विश्वास हो जाए कि अब हम शत्रु पे कब्जा कर लेंगे, शत्रु राज्य पर अधिकार कर लेंगे, ये शत्रु हमसे कमजोर हो चुका है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आक्रमण, फाइनल आक्रमण शत्रु पे कब्जा करना चाहिए। ठीक, शत्रु पर फाइनल आक्रमण करके उसकी सत्ता पे अधिकार कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है हमारी सोच गलत हो सकता है आप अटैक किए और हम शत्रु को नहीं हरा पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, अगर जो है दोनों के लिए तैयार रहना है आपको। यदि, हालांकि गुरिल्ला शब्दकोश में पराजय शब्द होता ही नहीं और ये उसी समय प्रारंभ करते हैं जब विजय सुनिश्चित हो, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य सौभाग्य ये अपने हाथों में नहीं होता। अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से पराजय मिलती है तो जितना हो सके अपनी सैन्य शक्ति को बचाकर वापस लौटना चाहिए और पुनः द्वितीय चरण में वापस लौट जाना चाहिए, अर्थात फिर से दूसरे चरण की कार्रवाई फिर से कर देना चाहिए। ठीक, और फिर से जब मजबूत स्थिति हो जाए, ये लगे कि फिर जीत लेंगे, तो फिर दोबारा अटैक करना चाहिए, अर्थात दूसरा प्रयास करना चाहिए। तो जब तक आप जो है ये प्रक्रिया तब तक अपनानी चाहिए जब तक कि सत्ता पे कब्जा न कर लें। ठीक, अब हमारे उम्मीद से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। जैसे प्रथम चरण में क्या करना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, अपने लिए कार्रवाई के आधार निश्चित करना है और जनता के सहयोग प्राप्त करते हुए जनता के बीच से लड़ाकों की भर्ती करना है। ठीक, दूसरे चरण में क्या करना है, छिटपुट आक्रमण करना है, जनता के हथियारों के गोदामों से हथियार लूटना है, अन्न भंडारों से अन्न को लूटना है और सैनिकों को छिटपुट कार्रवाई द्वारा उनसे हथियारों को छीनना है, उनको सैनिक कार्रवाई द्वारा उनको समाप्त करना है, आतंक बन के उनके हृदय में, दिलो दिमाग में छा जाना है और शत्रु को कमजोर करने की सारी प्रक्रिया अपनाया जाता है द्वितीय चरण में। ठीक है, जब शत्रु काफी हद तक कमजोर हो जाए और अपनी शक्ति काफी हद तक बढ़ जाए तो तृतीय चरण में प्रवेश करते हुए शत्रु पर अंतिम आक्रमण करते हुए शत्रु के सत्ता पर अधिकार कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से अगर हम नहीं जीत पाते तो पुनः जो है द्वितीय चरण में हमको वापस लौटकर फिर से तीसरे आक्रमण के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी में क्या क्या है, टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं। शत्रु की सेना को परेशान करना, हर समय परेशान करिए, आतंक बन के छा जाइए, बिल्कुल वही है। और शत्रु के संचार मार्ग एवं संभरण मार्ग को काटना, जिधर से सप्लाई मिल रही है उन सभी मार्गों को काट देना, जहाँ से इनको भरण पोषण मिल रहा है और जहाँ से उनको सप्लाई मिल रही है सबको काट कर
उस पे संचार मार्गों पर अधिकार करते हुए जो शत्रुओं के लिए मिल रहा है उसको अपने कब्जे में लेते जाइए। शत्रु पर अचानक छापा मारना, शत्रु को आतंकित करना, ऐसा वातावरण बनाना कि अपनी सेना की श्रेष्ठता असंदिग्ध बनी रहे, अर्थात शत्रुओं को लगे कि गुरिल्ला सैनिक बहुत ही श्रेष्ठ हैं, ये ना लगे उनको कि कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोर अगर समझ लिए तो फिर उनका मनोबल दूना हो जाएगा। और उनको लगे कि ये श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, जब मन पे बिल्कुल श्रेष्ठता अगर किसी के ऊपर छा जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक मनोबल गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में वो संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण मनोबल से आपका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरिल्लों को जीतना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता हेतु और गुरिल्ला कार्रवाई के हेतु माओ त्से तुंग ने कुछ नियम बनाए हैं। देखा जाए तो माओ त्से तुंग ने 3 नैतिक नियम बनाए हैं और 8 प्रकार के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो तीन नियम माओ त्से तुंग के कौन कौन से हैं? सभी कार्यवाहियां निर्देशित हों, अर्थात जैसा निर्देश दिया जाए कार्यवाहियां बिल्कुल उसी तरह हों। अपनी इच्छा से गुरिल्ला सैनिक कोई कार्रवाई ना करें। और दूसरी बात, जनता के बीच में चूंकि रहते हैं तो जनता के अंदर विश्वास बना के रखना है, इसलिए जनता के सामानों की चोरी ना करें, चोरी ना करो, अर्थात जनता के अंदर विश्वसनीयता भाव, जनता के प्रति आप ईमानदार रहो। ठीक, जनता की कोई भी चीज़ आप चोरी बिल्कुल ना करिए, जो कुछ हो सके आप जनता की मदद कीजिए, लेकिन उनसे कुछ लीजिए नहीं। अगला है अन्यायी एवं स्वार्थी होने से बचो, अर्थात एक प्रकार से जनता के लिए आप परोपकारी बन जाओ। ठीक, चलिए अगला है 8 निर्देश। 8 निर्देशों में क्या है आप इसको भी देख सकते हैं। किसी स्थान को छोड़ो, अर्थात जनता ने आपको कुछ स्थान दे रखा है कि आपको इन स्थानों का प्रयोग करना है, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे जनता ने किसी कमरे को आपको दे रखा हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कहा है, किसी स्थान को छोड़ो तो दरवाजा बंद कर दो। ठीक, और सोकर उठने के बाद बिस्तर को तुरंत समेट लो। इसलिए कहा है कि कार्रवाई कभी भी हो सकती है, कभी भी करना पड़ सकता है। जिस तरह हम उनको 24 घंटे शत्रुओं को आतंकित रखते हैं, उसी तरह 24 घंटे हम लोगों को कार्रवाई करना पड़ सकता है। जिस प्रकार शिवाजी क्या कंडीशन थी, घोड़े पर बैठे बैठे बड़े बड़े जो है वो कुर्ते पहने रहते थे, उसी में चना भुना के रखे होते थे, चना दिन भर चने में चना चबाते भी रहते थे, वही उसको पौष्टिक पोषाहार भी मिलता था और लड़ते भी रहते थे। ये कंडीशन होती थी। बैठकर जिस तरह हम लोग आराम से खाना खाते हैं उस तरह खाने का समय उनके पास नहीं होता। चलिए 2 तो हो गए, सोकर उठने के बाद बिस्तर को तुरंत समेट लो। अगला है जनता के साथ नम्रता एवं शिष्टता का व्यवहार करो। ठीक, और उधार लिए सामानों को तुरंत लौटा दो, टूटी सामग्री तुरंत बदल दो, किसानों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करो। अगला है महिलाओं की उपस्थिति में स्नान ना करो। अगला है बिना अधिकार गिरफ्तार किए व्यक्ति को तलाशी ना लो। ठीक, तो ये हो गए निर्देश, 8 निर्देश हो गए। अब उसके बाद 10 सिद्धांत हैं। माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के 10 सिद्धांत बताए हैं। इसके पहले हम क्लाउज़विट्ज़ ने सिद्धांत जो बताए थे उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के संस्थापक माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला युद्ध के किन 10 सिद्धांतों के बारे में बताया है। चलिए, पहला कार्य क्या है, आक्रमण। आक्रमण किन क्षेत्रों पे करना है? आक्रमण किन क्षेत्रों पे करना है? चलिए, पहला जो सिद्धांत है आक्रमण, ये कमजोर, बिखरे और अलग थलग समूहों पर पहले आक्रमण करो और जो केंद्रित और शक्तिशाली समूह हो उन पे बाद में आक्रमण करो। अब ये हो गया एक प्रकार से राज्य पर कब्जे का समय। छोटे कस्बे, शहरों व गांवों पर पहले आक्रमण, बड़े शहरों पर बाद में। और हमारा लक्ष्य जो है वो शत्रु की शक्ति को नष्ट करना है, ना कि नगरों एवं गांवों पर अधिकार करना। क्योंकि जब शत्रु कमजोर हो जाएगा तो हमको तो पूरी सत्ता पे अधिकार करना है, ना कि नगरों और गांवों पे अधिकार करके हमको संतुष्ट हो जाना है। केवल इन पे अधिकार केवल उस समय तक के लिए करना है जब तक कि शत्रु कमजोर होता रहे और हमारी शक्ति बढ़ती रहे कि हम शत्रु से फाइनल आक्रमण करने के लायक हो जाए। अगला है प्रत्येक लड़ाई में शत्रु को घेरने के लिए शत्रु से अधिक सेना,
2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी एकत्रित करना चाहिए। ये अंतिम चरण में है, जब हमें ये लगे कि हम अब शत्रुओं का मुकाबला कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी सेना को शत्रु के मुकाबले कई गुना अधिक करना होगा। ठीक, प्रत्येक लड़ाई में शत्रु को अगर घेरना है, घेर कर समाप्त करना है, तो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी एकत्रित करो ताकि शत्रु को घेर कर नष्ट किया जा सके। अगला है बिना तैयारी युद्ध प्रारंभ मत करो, और ऐसा युद्ध भी मत लड़ो जिसमें विजय की कोई संभावना ना हो, अर्थात वही युद्ध लड़ो जिसमें लगे कि हम विजयी हो जाएंगे। अब बिना तैयारी के मत लड़ो, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप पराजित होते हैं तो आप समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि गुरिल्ले बहुत कम होते हैं सैनिक। त्याग व बलिदान हेतु सदा तैयार रहो, थकान व घबराहट कभी महसूस मत करो, और चलते हुए शत्रु पर आक्रमण करके उसके आधार व मजबूत दृढ़ स्थानों को छीन लो। अनुकूल परिस्थितियों में कमजोर सुरक्षा व्यवस्था वाले या शहरों पर आक्रमण करो और अधिकार कर लो। शत्रु से छीने गए हथियारों, गोला बारूदों एवं वस्त्र भंडारों से अपनी शक्ति मजबूत करो, अर्थात जो हथियार छीने गए हों, जो गोला बारूद छीने गए हों, उनको, अपने हथियारों को अपने नौजवानों में, अपने लड़ाकों में बांटिए और उन्हीं का प्रयोग शत्रुओं पर कीजिए। ठीक, और आगे देखते हैं 2 लड़ाइयों के बीच का समय। 2 लड़ाइयों के बीच का समय अपनी सेना को प्रशिक्षण में लगाइए, अपनी सेना को प्रशिक्षण एवं पुनर्गठन में लगाइए, अर्थात सेनाओं को इकट्ठा करिए, ट्रेनिंग दीजिए, जो भी लड़ाइयों के बीच का समय जो मिलता है। लेकिन इतना भी ध्यान रहे, यह समय इतना लंबा ना हो जाए कि शत्रु को सांस लेने का अवसर मिल जाए, अर्थात बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहिए। समय का महत्व ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय शत्रुओं को मिलेगा तो उनके अंदर से आतंक समाप्त हो जाएगा, अर्थात हर समय उनको आतंकित रखना है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं मित्रों ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। फिलहाल इसमें बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, ना बहुत कठिन वर्णों का प्रयोग हमने किया है, बहुत ही सरल वर्णों का प्रयोग करते हुए हमने आपको प्रयास किया है समझाने का। अब समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अधिक बड़ा वीडियो आप लोग सुन नहीं पाते, पूरा सुनते भी नहीं हो। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए सब लोग।